जो आईवीएफ प्रेगनेंसी है इसके बारे में एक बड़ा मिथ है कि ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल बिल्कुल नहीं है। इसमें बेबीज जो आते हैं वो आर्टिफिशियल आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है हमारी सोसाइटी में कि आईवीएफ एक नेचुरल तरीका नहीं है प्रेगनेंसी का, ये आर्टिफिशियल है। खासकर जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है उनको लगता है कि ये ठीक तरीका है ही नहीं प्रेगनेंसी का, ये कौन सा तरीका है, प्रेगनेंसी तो बॉडी में ही होनी चाहिए। क्योंकि आईवीएफ और नेचुरल प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ यही है कि नेचुरल प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है फर्टिलाइजेशन से, फीमेल एग और मेल स्पर्म के यूनियन से, वो फैलोपियन ट्यूब में बनता है। इस एम्ब्रियो को बॉडी के बाहर बॉडी जैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है। जो भी उसको न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, वो टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, सब कुछ मेंटेन किया जाता है जैसा कि बॉडी में होता है। तो इसको कितने दिन तक लैब में हम रखते हैं? देखिए, जब बॉडी में जो एम्ब्रियो बनता है, जैसा कि मैंने बताया, वो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में बनता है। उसके बाद वो 4-5 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करता है। 5वें या 6ठे दिन तक वो यूट्रस में पहुंचता है और फिर यूट्रस का एक हिस्सा बन जाता है। जो नॉर्मल डिलीवरी में बेबी होता है उस जैसी रहती है या थोड़ा सा उसका हेल्थ कम रहती है? जो आईवीएफ बेबीज हैं वो नेचुरली जो कंसीव्ड बेबीज हैं उनसे कमज़ोर हैं, बट ऐसा बिल्कुल गलत है। जितनी भी वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है अब तक, उसमें यही देखा गया है कि आईवीएफ बेबीज और नेचुरली कंसीव बेबीज में कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। कभी कभी ना बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होता है। देखिए, अगर हम कोई भी अनोमली, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम की बात करें, तो नेचुरल प्रेगनेंसी में ओवरऑल एक रिस्क रहता है 3% का, कि 100 में से 3 बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई जेनेटिक या कोई अंग में कोई डिफॉर्मिटी हो या ऐसी चीज़ें हों जैसे ऑटिज्म। और आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी ये रिस्क सेम है। नमस्कार, ब्लेसिंग्स क्लिनिक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लेसिंग क्लिनिक चैनल के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं आईवीएफ फर्टिलिटी के ऊपर, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी लोगों को, कपल्स को ज्ञान बहुत कम है। हम इन एपिसोड्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसके बारे में अच्छी जानकारी उपलब्ध करवा सकें। इस बार भी हमारे साथ डॉक्टर गीतिका शर्मा अवेलेबल है, जो हमें आईवीएफ से रिलेटेड जितनी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर गीतिका शर्मा से, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनको 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और उनकी स्पेशलाइजेशन है आईवीएफ में। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर गीतिका शर्मा का। डॉक्टर गीतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप इतना समय निकाल के हमारे साथ आए। तो डॉक्टर गीतिका, सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि जो आईवीएफ प्रेगनेंसी है इसके बारे में एक बड़ा मिथ है कि ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल बिल्कुल नहीं है। इसमें बेबीज जो आते हैं वो आर्टिफिशियल आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहीं से शुरुआत करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है हमारी सोसाइटी में कि आईवीएफ एक नेचुरल तरीका नहीं है प्रेगनेंसी का, ये आर्टिफिशियल है। खासकर जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है उनको लगता है कि ये ठीक तरीका है ही नहीं प्रेगनेंसी का, ये कौन सा तरीका है, प्रेगनेंसी तो बॉडी में ही होनी चाहिए। बट ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है, गलत धारणा है, क्योंकि आईवीएफ और नेचुरल प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ यही है कि नेचुरल प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है फर्टिलाइजेशन से, फीमेल एग और मेल स्पर्म के यूनियन से, वो फैलोपियन ट्यूब में बनता है। आईवीएफ में यही एम्ब्रियो या भ्रूण सेम फर्टिलाइजेशन से जो है वो लैब में बॉडी के बाहर बनता है। इस एम्ब्रियो को बॉडी के बाहर बॉडी जैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है। जो भी उसको न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, वो टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, सब कुछ मेंटेन किया जाता है जैसा कि बॉडी में होता है। और फर्टिलाइजेशन के द्वारा इस एम्ब्रियो को जो बनाया जाता है, और फिर इस एम्ब्रियो को कुछ दिन के लिए लैब में ही ग्रो किया जाता है। तो देखिए, ये एम्ब्रियो बना तो फीमेल एग और मेल स्पर्म से ही है। इसमें कुछ प्लास्टिक नहीं है, ये नेचुरल ही है। ये एक ह्यूमन सेल से ही बना है। नेचुरल प्रेगनेंसी वाला एम्ब्रियो ही है, बस ये बॉडी की जगह बाहर लैब में बन रहा है। तो इसको कितने दिन तक लैब में हम रखते हैं? आईवीएफ में यही एम्ब्रियो को बाहर
3 या 5 दिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में 5वें दिन में पहुंचता है तभी उसका हिस्सा बन सकता है, उससे पहले नहीं बन सकता है। तो इसीलिए 3 या 5 दिन के लिए एम्ब्रियो को बाहर लैब में ग्रो किया जाता है। और आजकल हम जो है मेजरली 5वें दिन का एम्ब्रियो या जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं वही यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि उसका जो है प्रेगनेंसी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रहता है। जो नॉर्मल डिलीवरी में बेबी होता है उस जैसी रहती है या थोड़ा सा है, उसका हेल्थ कम रहती है, हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या नेचुरली पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, ऐसा भी कुछ है आईवीएफ के अंदर? देखिए, ये भी एक बहुत ही गलत जो है मिथ हमारी सोसाइटी में ये है कि जो आईवीएफ बेबीज़ हैं वो नेचुरली जो कंसीव्ड बेबीज़ हैं उनसे कमज़ोर हैं, या उनमें एनोमलीज़ यानी कि विकृतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी कम रहती है, उनके ग्रोथ या माइलस्टोन जो हैं वो बाकी नॉर्मल बेबी से थोड़ा पीछे रहते हैं। बट ऐसा बिल्कुल गलत है। जितनी भी वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है अब तक उसमें यही देखा गया है कि आईवीएफ बेबीज़ और नेचुरली कंसीव बेबीज़ में कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है। अगर हम उनकी ग्रोथ की बात करें, उनकी माइलस्टोन्स की बात करें, मेंटल एबिलिटीज़ या ओवरऑल हेल्थ, तो उसमें ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं देखा गया है। रादर मैंने तो ये देखा है कि जो आईवीएफ बेबीज़ मेरे पास आते हैं, जैसे कुछ कपल्स आईवीएफ के बाद मेरे पास लेकर आते हैं उनको, तो वो ज़्यादा हैप्पी बेबीज़ होते हैं, क्योंकि वो देखिए कितने मिन्नतों और प्रेयर्स के बाद आते हैं। बिल्कुल। तो वो बड़े खुशी से सब उनको वेलकम करते हैं, बहुत खुशी से उनको पालते हैं, मतलब थोड़े पैम्पर्ड बच्चे रहते हैं, तो वैसे वो एक्स्ट्रा हैप्पी बेबीज़ होते हैं। देखिए, अब तक दुनिया में 10 करोड़ बच्चे आईवीएफ से पैदा हो चुके हैं और हर साल 5 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं और ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन बेबीज़ में कोई प्रॉब्लम होती तो ये नंबर्स गिरने चाहिए थे, ना कि बढ़ने चाहिए थे, है ना? और रिसर्च भी हो चुकी है, ये प्रूव भी हो चुका है कि बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रांति जो है लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया अभी। कभी कभी ना बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होता है। आजकल ये बहुत देखा गया बहुत है कि बात देखा गया ऑटिज्म है। बहुत ज़्यादा, और ऑटिज्म जो है वो अभी तक हमने जितना भी सुना है वो यही सुना है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल ही प्रेगनेंसी होती है। तो क्या आईवीएफ में भी ऐसा हो सकता है, या आईवीएफ में हम उसको इतना अच्छा कर देते हैं कि ऐसी चांसेस ही नहीं रहते हैं? देखिए, अगर हम कोई भी अनोमली, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम की बात करें तो नेचुरल प्रेगनेंसी में ओवरऑल एक रिस्क रहता है 3% का, कि 100 में से 3 बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई जेनेटिक या कोई अंग में कोई डिफॉर्मिटी हो या ऐसी चीज़ें हों जैसे ऑटिज्म। और आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी ये रिस्क सेम है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल प्रेगनेंसी रिस्क ज़्यादा है या कम है। जो भी ओवरऑल बच्चे को अगर कोई भी विकृति, एनोमली, जेनेटिक प्रॉब्लम या ऑटिज्म का जो भी रिस्क एक नेचुरल प्रेगनेंसी में है, वही सेम रिस्क आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी रहता है। आईवीएफ की वजह से ना तो ये रिस्क बढ़ता है, ना ही ये रिस्क थोड़ा कम होता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले से ही उस रिस्क को खत्म कर दें आईवीएफ में? और खासकर अगर आप ऑटिज्म की बात करें तो आईवीएफ में ये रिस्क जो है कम नहीं कर सकते, लेकिन आईवीएफ में हम जो है एम्ब्रियो, जो बेस्ट एम्ब्रियो होता है वो डालते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत रिस्क जो है ओवरऑल बच्चे की हेल्थ का जो है वो कम हो जाता है। एंड दूसरी बात है कि आईवीएफ में अपना एक जेनेटिक टेस्टिंग भी आ गई है कि उसमें आप एम्ब्रियो को मदर की बॉडी में डालने से पहले जेनेटिकली टेस्ट भी कर सकते हो। तो उसमें अगर आपको कुछ रूल आउट कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि कोई एक जेनेटिक प्रॉब्लम जो है फैमिली में चल रही है, तो पेरेंट्स वरिड हैं कि हमारे बच्चे को भी तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो उस केस में भी आईवीएफ बड़ा हेल्पफुल है। उसमें आप एम्ब्रियो का पहले से जेनेटिक टेस्ट करवा के सिर्फ हेल्दी एम्ब्रियो को जो है मदर की बॉडी में डाल सकते हैं ताकि हेल्दी बेबी हो। एक और मिथ बड़ा है कि आईवीएफ टेक्निक से जब भी बेबी होता है वो ट्विन्स ही होते हैं या ट्रिप्लेक्स होते हैं, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा अभी तो नहीं है, बट हाँ, जब आईवीएफ शुरू हुआ था तो ऐसा होता था। आईवीएफ को लगभग 50 साल हो गए हैं। तो जब शुरू में आईवीएफ आया तो एक नई चीज़ थी, एक नई टेक्निक थी,
और उसमें जो भी फिजिशियंस थे उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स देना था, ताकि इस नई तकनीक को लोग एक्सेप्ट करें और ग्रो करें। तो उस केस में वो कई बार जो है 2 से ज़्यादा एम्ब्रियोज भी मदर की बॉडी में डाल देते थे, कई बार 3 या 4 एम्ब्रियोज भी डालते थे। तो उस वजह से कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाती थी, जैसे कि ट्विन्स हो गए, ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स, 4 बच्चे। आपने कई बार न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ पढ़ी होंगी कि एक महिला ने 7 बच्चे को जन्म दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल। पहले होता था क्योंकि फिजिशियंस जो थे वो उनके सबके लिए भी आईवीएफ नई तकनीक थी, तो वो भी लर्न कर रहे थे। तो रिजल्ट्स ज़्यादा आए इसके लिए वो ज़्यादा एम्ब्रियोज डालते थे। बट अब हम आईवीएफ में ना काफ़ी टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र होता है, 5वें दिन का एम्ब्रियो है। और भी बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे कि इक्सी हो गया, लेज़र हैचिंग हो गया, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे वो हो गया। तो अब हम जो है ज़्यादातर फिजिशियंस जो है ना वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को जो है प्रेफर करते हैं। अगर एक भी एम्ब्रियो हमारे पास डे 5 का अच्छा है तो उसका प्रेगनेंसी पोटेंशियल बहुत अच्छा है, हमें 2 एम्ब्रियोज डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल मेजरली हम लोग जो है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मदर की एज 35 से कम हो, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है। उन केसेस में कई बार हम 2 एम्ब्रियोज डालते हैं, बट यूजुअली जो है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही हम कर रहे हैं। तो उससे जो ट्विंस का जो चांस है वो बहुत कम हो गया, वो नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही हो गया है। नेचुरल प्रेगनेंसी में भी तो ट्विंस होते हैं ना। तो अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो आईवीएफ में भी ट्विंस का चांस नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स स्पेशली ये कहें कि हमें आईवीएफ के थ्रू ट्विंस ही करने हैं, इसीलिए हम आईवीएफ करवाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, सिर्फ कपल्स नहीं, फैमिलीज आती हैं। हाँ, अच्छा जी। कि डॉक्टर साहब आप आईवीएफ करके ना ट्विंस कर दीजिए, क्योंकि अभी बहू की उम्र जो है 33 हो गई है, तो एक ही बार में फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, 35 के बाद इश्यूज आ जाएंगे। या कपल्स आते हैं कि मैडम 2 साल तक हम अपना करियर जो है उसको हॉल्ट कर देंगे, आप ट्विंस कर दीजिए, फिर वाइफ जो मेरी है 2 साल बाद, अभी 2 साल बच्चों को देख लेगी, 2 साल के बाद वो अपनी जॉब ज्वाइन कर लेगी। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि भाई इट इज़ नॉट लाइक कि आपने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो 2 आएंगे, 1 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो 1 आएगा, ऐसा नहीं है। आईवीएफ इज़ नॉट लाइक दैट। हमें ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें हमारी हाथ में नहीं है ना। हम नेचर से तो बड़े नहीं हो गए हैं ना। बिल्कुल। सो मैं उनको यही समझाती हूँ कि देखिए, अगर फीमेल की एज 35 से कम है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, एम्ब्रियोज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो अगर मैं डे 5 के मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है 2 एम्ब्रियो डालती हूँ, यूट्रस भी अच्छा है, सब कुछ, एंडोमेट्रियम झिल्ली भी अच्छी है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ट्विंस होंगे। आपके 10 to 25% चांस है ट्विंस होंगे, बट भाई ये 100% नहीं है। मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आपके ट्विंस हो जाएंगे, चलो जी हो गया। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ कही कि न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 7 बच्चे एक साथ हुए, तो क्या वो नॉर्मल प्रोसेस में हो सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता हमने पास्ट में भी ऐसा कुछ सुना हो आईवीएफ आने से पहले के 7 बच्चे हुए। क्या ये न्यूज़ आजकल तो कम ही आ रही है। पहले व्हेन आई वाज यंग तो कभी न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ते तो मैं भी हैरान होती थी कि ये कैसे पॉसिबल है। बट ये यूजुअली मुझे लगता है अफ्रीकन वुमेन और उनमें होता था, और हो सकता है शुरू शुरू में जब आईवीएफ आया था। लेकिन 7 बच्चे एक साथ कैरी करना इज़ अ वेरी वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। पता नहीं अब वो न्यूज़ सच भी थी या नहीं थी, आई डोंट नो। बट मेरे हिसाब से 7 प्रेगनेंसीज जो हैं वो कैरी करना इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने अपने करियर में, लाइफ में ट्रिपलेट्स भी डिलीवर किए हुए हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं किए मैंने। 2-3 प्रेगनेंसीज मैंने ट्रिपलेट्स डिलीवर किए हैं जिनके पहले आईवीएफ हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं किए हैं। तो अभी आपने कहा कि रिस्की होता है, तो मैं इसमें यही ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्या आईवीएफ टेक्निक से जो प्रेगनेंसी होती है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है? देखिए, अगर हम बात करें आईवीएफ एज सच प्रेगनेंसी के किसी भी रिस्क को बढ़ाता नहीं है, ओके। ना ही कम करता है। प्रेगनेंसी में जो एक फ़ीमेल को अगर रिस्क होता है तो उसके और कारण रहते हैं, जैसे कि उस फीमेल की एज क्या है प्रेगनेंसी के वक्त, उस फीमेल को पहले से कोई दिक्कत है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है,
हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोई और जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, एसएलई, रूमेटॉइड, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी में कितना रिस्क होगा। और कुछ फीमेल्स को प्री डिस्पोजिशन होती है, उनको प्रेगनेंसी के बाद कई बार बीपी हो जाता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि क्या रिस्क है। फिर उनका प्लेसेंटा जो है, अवल नाल, लो लाइन है, नीचे है या ऊपर है, बच्चे का पानी कम है, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, बच्चे को ब्लड सप्लाई कैसा है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं, ना कि आईवीएफ। आईवीएफ से ना तो प्रेगनेंसी का जो रिस्क फैक्टर कोई है वो बढ़ता है, ना ही कम होता है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस जी, जैसा ही बिल्कुल एक रहता नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही रहती है। है। तो कुछ एक्स्ट्रा रेस्ट की ज़रूरत होती है या नॉर्मल वे में जो बेड रेस्ट वगैरह चाहिए होता है लेडी को आफ्टर डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सेम रहता है या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है आईवीएफ में? आईवीएफ में कुछ एक्स्ट्रा रेस्ट नहीं चाहिए होता है। मेरे पास कितने कपल्स आते हैं जिनको सबसे तो बड़ा डर ये होता है कि मैम 3 महीने का बेड पे रहना पड़ेगा आईवीएफ के बाद, और उनसे ज़्यादा चिंता होती है उनकी मदर इन लॉज को कि अगर बेड रेस्ट पे गए तो जो है घर का सारा जो सिस्टम है वो हिल जाएगा, या अगर फीमेल जॉब कर रही हैं वो जॉब नहीं छोड़ सकती हैं, तो इसलिए आईवीएफ नहीं करा रही हैं कि मेरे को तो 3 महीने बेड रेस्ट लेना पड़ेगा तो मुझे छुट्टी ही नहीं मिलेगी। तो आईवीएफ में किसी भी बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद 2 दिन के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी है कि आप थोड़ा सा रिलेटिव रेस्ट कीजिए। सिर्फ 2 दिन के लिए आप जॉब से छुट्टी ले लीजिए, इससे ज़्यादा उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। 2 दिन के बाद जो है वो अपना सारा नॉर्मल जो रूटीन एक्टिविटी है ना सब कर सकती हैं और अपनी जॉब भी ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, बस बाकी देखिए नेचुरल प्रेगनेंसी में भी थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, जैसे कि हैवी वर्क नहीं करना है, ट्रैवल नहीं करना है, बाहर से कुछ ऐसा नहीं खाना पीना है कि इन्फेक्शन हो जाए, क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करना है कि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन अच्छा नहीं होता है, घर में किसी को इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा उससे दूरी बनाना है। तो ये सब तो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी रहता है। सो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी सेम ही फॉलो होता है। उल्टा एक्स्ट्रा बेड रेस्ट से जो मदर है उसको नुकसान होता है। तो आपने नुकसान की बात करी, ये नुकसान कैसे होता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है और उसको कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं? देखिए, बेड रेस्ट से जो एक फीमेल है सबसे बड़ा नुकसान उसको होता है कि वो ओवर थिंकिंग करेंगी। अगर आईवीएफ का रिजल्ट आने वाला तो यही सोचती रहेंगी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये सोचेंगी आईवीएफ प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, प्रेगनेंसी ठीक रहेगी, बच्चा ठीक होगा। तो ये सब सोचने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। इस चक्कर में वो ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस में जाएंगी, उससे प्रेगनेंसी को जो है हार्म होगा। और दूसरी बात, जब बेड रेस्ट करते हैं तो हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है ना उसमें भी फ़र्क पड़ता है। हमारी बॉडी का जो ब्लड है मेनली हमारी टांगों में पूल एक तरह से रुक जाता है, हार्ट को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं जाती है। और दूसरी बात, ब्लड क्लॉट्स जो है बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सब मेजर नुकसान भी हो सकते हैं। सो मैं तो अपने सारे जो मेरे पास ऐसी फीमेल्स जो हैं जो आईवीएफ प्रेगनेंसी, उनको यही बोलती हूँ कि आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगी आप उतना ही आपकी प्रेगनेंसी ठीक रहेगी। मेरी कितनी ऐसी आईवीएफ प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल्स हैं उन्होंने अपना थ्रू आउट जॉब किया है और 9 मंथ, पूरे 9 मंथ्स पे डिलीवर किया है। ये तो बड़ा अच्छा है, पूरे 9 मंथ पे डिलीवरी। तो मैंने बिल्कुल। सुना देखा है कि कई बार नॉर्मल प्रोसेस में भी नहीं बिल्कुल, होती। आजकल नेचुरल प्रेगनेंसीज में भी, क्योंकि कई बार जो फीमेल की एज ज़्यादा है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट आईवीएफ इस सब चीज़ों को बिल्कुल रिस्क को बढ़ाता नहीं है, तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही रहता है। तो मतलब ओवरऑल हम ये कहेंगे कि इट इज़ वेरी सेफ। यस, इट इज़ सेफ, आईवीएफ इज़ वेरी सेफ। तो ये क्या प्रोसीजर जो है बड़ा पेनफुल रहता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्शंस वगैरह लेने पड़ते हैं, वो पेनफुल रहते हैं, ऐसा बहुत लोगों से सुनने में आया, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही सुना है आपने। और फीमेल्स में बहुत डर होता है कि ये इंजेक्शंस पेट में लगेंगे तो ये बहुत पेनफुल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी पेट पे इंजेक्शन लिया नहीं होता है। और दूसरा डर रहता है कि ये हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेजर जो है साइड इफ़ेक्ट्स करके जाएंगे। तो मैं यही आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो आईवीएफ के इंजेक्शंस हैं
वो नॉर्मल इंजेक्शन से कम पेनफुल होते हैं, क्योंकि उनकी नीडल बहुत छोटी होती है। और कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिससे कि इंजेक्शन जो है कम पेनफुल होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन से पहले आइस लगा दी जाती है ताकि थोड़ी देर के लिए वो एरिया जो है थोड़ा नम या सुन हो जाता है, तो पेन ज़्यादा फील नहीं होती। इंजेक्शन के बाद भी आइस लगा दी जाती है तो उनको फीमेल को पेन नहीं होती है। सो पहले तो वो बहुत डरे होते हैं, बट जब इंजेक्शन लगवा के आते तो दे आर सो हैप्पी कि मैम आपने तो सही बोला था, इंजेक्शन में इतना पेन नहीं हुआ, तो हमें तो कुछ बहुत ज़्यादा डरे हुए थे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरा जो उनका डर रहता है कि हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी पे बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट करेंगे, तो मैं उन्हें ये बोलती हूँ, जो कि फैक्ट है, कि ये वही हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में बनते हैं फॉर ओव्यूलेशन, फॉर प्रेगनेंसी। बस उसी को हमने थोड़ा सा हाई डोज में इंजेक्टेबल फॉर्म में बाहर से दे रहे हैं। थोड़े बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकते हैं, जैसे कि थोड़ा हेडेक हो जाएगी, ब्लोटिंग, ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है, या फुलनेस लग सकती है। इससे ज़्यादा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो भी हम आजकल इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही सेफ़ है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईवीएफ टेक्निक जो है कोई हाई रिस्क वाली नहीं कह सकते, ना ही कोई पेनफुल वाला ऐसा कोई प्रोसेस है। शायद इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा है, न्यूज़ में देखा है कि फेमस पर्सनैलिटीज़ भी आईवीएफ की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, आईवीएफ को बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तो शायद अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो तो इतना एक्सपेंस कर सकते हैं तो वो जाते ही ना आईवीएफ में। बिल्कुल जी, बिल्कुल राइट। और वो इसको ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छुपा के कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए। और यही है कि जो खासकर जो हमारे एल्डरली जो पॉपुलेशन है, उनको अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आईवीएफ की ज़रूरत है तो उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनको पॉजिटिव करना चाहिए। ये नहीं कि उनको नेगेटिव करें या उनको रोकें कि नहीं आईवीएफ कोई ठीक तरीका नहीं है प्रेगनेंसी का। ये बिल्कुल ठीक तरीका है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है प्रेगनेंसी का। और जिन कपल्स को आईवीएफ की ज़रूरत है, सोचिए अगर वो कुछ नहीं करेंगे वो ज़ीरो पे खड़े हैं, लेकिन अगर वो आईवीएफ करवाते हैं तो उनका बहुत अच्छा चांस है प्रेगनेंसी का, उनकी फैमिली कंप्लीट हो सकती है। तो उन्हें सही टाइम पे आईवीएफ का डिसीजन ले लेना चाहिए। तो एक चीज़ और बताएं, जो एल्डर लोग आते हैं यानी सास साथ में आती है या बड़े लोग जो हैं परिवार के, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बड़ा मना करते हैं कि इस टेक्निक में नहीं जाना, इस तरह की चीज़ें भी आपके पास आती हैं? जी बिल्कुल आते हैं। कई बार ऐसे कपल्स आते हैं जिनको पता है कि उन्हें आईवीएफ की ज़रूरत है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फैमिली जो है साथ नहीं दे रही। बहुत बुरा लगता है ऐसे कपल्स के लिए। और मुझे कहते हैं कि मैडम प्लीज़ आप हमारा आईवीएफ कर दीजिए, बट हम अपनी फैमिली में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। देखिए मैं लीगली करेक्ट हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ हस्बैंड वाइफ का कंसेंट चाहिए, पर मुझे लगता है कि फैमिलीज़ को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक फैमिली का मॉरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज कपल्स जो इतना अच्छे से ये डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें भी अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है। तो वो ये डिसीजन तो लेते हैं कि हमें आईवीएफ से बेबी चाहिए, बट उनको भी दुख होता है कि अगर हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी होती तो वो ज़्यादा खुश होते, ज़्यादा कंफर्टेबल होते। तो ये जो एल्डरली पॉपुलेशन में जो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो इन भ्रांतियों की वजह से ही है। इसीलिए आज मैं ये टॉपिक मैंने चुना है कि, और मैं ये चाहती हूँ कि खासकर हमारी एल्डरली पॉपुलेशन ज़रूर इस वीडियो को देखें और इससे पूरी जानकारी लें, और आईवीएफ के बारे में उनके मन में जो भी भ्रांतियाँ या नेगेटिविटी है उसको दूर करें और अपने बच्चों का साथ दें। उनके साथ में खड़े हों। बिल्कुल, उनके बच्चे ज़्यादा खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज और बताएं कि मीनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जी, है। नेचुरली तो नहीं हो नेचुरली नहीं हो सकती। तो क्या आईवीएफ टेक्निक से पॉसिबल है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मीनोपॉज के बाद आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा जी, साइंस है, पॉसिबल है जी बिल्कुल। लेकिन उसमें कुछ हमारे रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, जो हमारी एआरटी एक्ट है, जो लॉ है। तो अगर फीमेल की एज 50 से कम है और मेल की एज 55 से कम है तो हम आईवीएफ कर सकते हैं। फीमेल की एज 50 से ऊपर है तो हम आईवीएफ नहीं कर सकते हैं।
इसमें मीनोपॉज का कहीं जिक्र नहीं है कि मीनोपॉज हो गया तो आप आईवीएफ नहीं कर सकते। आजकल तो कुछ फीमेल्स को जल्दी भी मीनोपॉज हो रहा है क्योंकि यंग एज से स्मोकिंग हो रही है, इतना पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल ख़राब है। 40 ईयर्स में भी फीमेल्स को जो है प्रीमेच्योर मीनोपॉज हो रहा है, तो उनकी प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो सकती है आईवीएफ से। मेरे तो कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने मीनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी हुई है और डिलीवरी भी हुई है। अच्छा जी, मतलब बड़ा इजी रहा ये। देखिए इजी तो कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन हाँ पॉसिबल तो है। पॉसिबल है जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीतिका आपका, आप हमारे साथ आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। इवन सारे मिथ्स आपने क्लियर कर दिए, मुझे नहीं लगता कोई मिथ रह गया होगा। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय से टाइम निकाल के यहाँ पर आए। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, आते रहें और नई नई जानकारी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीतिका जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है लोगों में अगर कुछ जानकारी दे पाऊँ। तो दर्शकों, देखा आपने कि आईवीएफ टेक्निक में बहुत सारे मिथ्स मार्केट में हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आप इस एपिसोड को देखेंगे तो सभी कपल्स को जिनको ऐसे मिथ सुनने को मिलते हैं, इवन एल्डरली पीपल जो इसको अवॉइड करने की बात करते हैं, उनके लिए भी ये एपिसोड बहुत जानकारी वाला होने वाला है। अगर फिर भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम अगले एपिसोड में आपको उसका आंसर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।